अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर वक़्त आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर खबरें ये हैं कि बाबर आजम PSL के अंदर 2 सेंचुरीज बना चुका है, 550 रन का पहाड़ खड़ा कर चुका है, और जो एक मखसूस किस्म की शाहिद खान अफरीदी और शाहीन अफरीदी की लॉबी थी वो उन्हें लगातार बैकफुट पर धकेल रहा है। पाकिस्तान के अंदर मतीउल्लाह जान साहब के खिलाफ एक कवाल किस्म का तबका खड़ा हो गया है जो उनके खिलाफ धड़ाधड़ लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहा है। इमरान खान के हवाले से तहरीक इंसाफ या सोहेल खान अफरीदी के पास कोई प्लान नहीं है, नथिंग, जीरो बटा सन्नाटा, नए कपड़े, नई वेस्ट कोट, नई टाई, दैट्स इट। उसके अलावा कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी उनके पास बुनियादी तौर पर नजर नहीं आ रही। और सोशल मीडिया के ऊपर इकरारुल हसन और जवाद अहमद साहब ने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जवाद अहमद कह रहे हैं कि मेरा नाम गाली नहीं है, इकरार साहब कह रहे हैं कि जवाद अहमद का नाम लेकर मुझे गाली दी गई है। तो लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि कौन गाली है और किसका नाम लेकर किसे गाली दी गई है। बहरहाल एक डिबेट, डिस्कशन, एक रोला है जो कि वहां पर पड़ा हुआ है। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन खबर आती है जो बहुत बड़ी खबर है, और खबर यह है कि यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, वो मुत्तहिदा अरब अमारात, वो यूएई, जब पाकिस्तान एक जंग को मीडिएट करवा रहा है, जब पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, उस दौरान उसने कहा पाकिस्तान को पैसे दो, मुझे मेरे पैसे वापस नहीं, मुझे इमरजेंसी पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। तो एक मोहल्ले का जो गैर संजीदा शख्स होता है उसकी तरह उसने जिद लगाना शुरू किया, नहीं मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। ये को भूखे नंगे मर नहीं दे रही थी, कोई रोटी के लाले नहीं पड़े हुए थे यूएई के अंदर, लेकिन जाहिर है सबको नजर आ रहा था ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके ईरान के खिलाफ खड़ा करना चाह रहे हैं, ये मैनेज करना चाह रहे थे, मनूवर करना चाह रहे थे। वो जो पैसे इन्होंने दिए थे ये उसके लिए मैनेज कर। अब ये बात और है कि हमने पैसे लिए थे और पैसे वापस देने, भाई हमारी तो आदत है, यानी हम क्या करें, मजबूर है। शहबाज साहब ने कहा था ना कि मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, हमें क्या करें, तो हम मंगू है भाई, हमारे पास है कुछ नहीं, हम करें क्या, हम मांगेंगे इसी तरह से, और जब तुम लोग पैसे मांगोगे हम चीख उठेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। ये तो है, ये तो होता है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई जो उस वक्त पैसे मांग रहा था, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, हम सबको नाज़रीन ब्लैकमेल करने की एक अटेम्प्ट थी कि पाकिस्तान एक पोजीशन ले ईरान के खिलाफ, जिसकी किसी भी तौर पर पाकिस्तान की जो अवाम है वो हिमायत नहीं करेगी, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने वो पोजीशन नहीं ली। वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त। हमने मीडिएट करवाना है, हमने सालसी का हमने फैसिलिटेट करवाना है, और हम किसी भी तौर पर प्राय किसी भी जंग में किसी भी मगरबी ताकत का या किसी की भी ताकत का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। रियासत पाकिस्तान ने पीस इनेबलर के तौर पर खुद को मनवाया, खुद को साबित किया, खुद की एक पोजीशन ली, स्टैंड किया। यही काम पाकिस्तानी अवाम ने किया। वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त, यही होना चाहिए था। यूएई के मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्लैकमेलिंग में हम लोग नहीं आए। यूएई ये फैसला कर चुका है कि भाई हम ओपेक से बाहर निकलें। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तेल की प्राइसेस के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से फैसले करती है। ये एक ऐसी तंजीम है जिसकी वजह से अमेरिका और अमेरिका का चमचा बहुत ज्यादा परेशान, या वेस्ट बहुत ज्यादा परेशान है। इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ओपेक की वजह से, बुनियादी तौर पर अमेरिका ये जो ऑयल की प्राइसेस हैं या जो ऑयल के हवाले से जो फैसले हैं उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाता, उनका बाजू नहीं मरोड़ पाता, और अमेरिका शदीद तरीन तंग और फैसले, यानी फैसले करने में अमेरिका की कोई सही उस तरह से होती नहीं। लिहाजा यूएई खुद को अलग करके अमेरिका की झोली में या उसके चमचे की झोली में खुद को मुकम्मल तौर पर डाल चुका है। यूएई बड़ा नाखुश है इस चीज से कि ये जो हालिया ईरान के ऊपर अटैक हुए, हमले हुए, उसके बाद ईरान ने ठीक ठाक जो तड़का लगाया है, सबसे ज्यादा जो मिसाइल फायर किए वो यूएई के अंदर मौजूद अमेरिकन बेसिस के ऊपर किए। तो यूएई नाखुश है, मुत्तहिदा अरब अमारात नाखुश है इस चीज से कि तमाम तर मुस्लिम ममालिक ने ईरान के खिलाफ कोई स्टैंड क्यों नहीं किया, या कम अज कम मशरक वस्ता ने उस तरह से वो पोजीशन क्यों नहीं ली। यानी यूएई उन ममालिक के अंदर मौजूद है जो बाकायदा से लॉबी करते रहे, बाकायदे से खुलकर खड़े हुए कि ईरान को वंस फॉर ऑल सेटल कर दें और इन्हें न्यूट्रलाइज करें। ये बात नाज़रीन हमें समझने की जरूरत है कि जो बाज़ औक़ात हम शेखों को या मशरक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक को बहुत सारी हम इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि जनाब वो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, ये बड़े अखलाकी, मॉरली बड़ी को स्टैंड करने वाले ममालिक के लोग हैं, बड़े दिलेर गैरतमंद हैं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ये अय्याश है, और इनका तमाम तर जो सिस्टम है वो चंद खानदानों को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए या चंद खानदानों की अय्याशियों को बचाने के लिए, ये मुकम्मल तौर पर अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए वेस्ट के साथ ऐलान करते हैं, ये वेस्ट के साथ जुड़ते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो इन्होंने अपनी खवातीन के बाल खोलकर उनके सामने नचवाई थी, डांस बिल्कुल ठुमके इन्होंने लगवाए थे, और अरबों डॉलर्स इन्होंने प्लेज किए डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि भाई हम लेकर आएंगे और हम आकर अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लिहाजा जो हम बहुत इन्हें बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं ना तो ये लड़ सकते हैं, ना ये खड़े हो सकते हैं, ना ये मुस्लिम उम्मा के राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं, ना कभी ये बोले हैं, ना कभी इन्होंने जुर्रत दिखाई है, ना कभी इन्होंने हिम्मत दिखाई है। नथिंग, जीरो बटा सन्नाटा, इनका कोई रोल या कोई किरदार नहीं। तो मुख्तलिफ जो खबरें आ रही हैं, एक तो ओपेक से बाहर निकलने का फैसला यूएई इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान वॉर से वो शदीद जख्मी हुआ है, हिट हुआ है, और फिर वो नाखुश है। दूसरी बात यह है कि वो अमेरिका के साथ और अमेरिका के चमचे के साथ अपना जो ताल्लुक है उसे मजीद मजबूत करना चाह रहे हैं। तीसरी बात यह है कि यमन में जो इसके टैंकर हिट हुए थे उससे ये खुश नहीं है। चौथी बात यह है कि ओपेक की जो चौधराहट सऊदी अरब के पास है, और फिर जो इसका कोटा यूएई ये तवक्को कर रहा है कि ये तीसरा एक बड़ा मुल्क है ओपेक का,
यानी तेल प्रोड्यूस करने वाला, लिहाजा उसके कोटे को बढ़ाया जाए, ये ज्यादा तेल बेच सके, ज्यादा पैसा बना सके। इसके कोटे के ना बढ़ने की वजह वो भी एक नाखुशी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी वजह जो नजर आ रही है कि सूडान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स को सऊदीज और यूएई जो सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, और खुदा की कसम से खौफनाक किस्म का माहौल इन्होंने वहां पर बना रखा है। मौत का नंगा नाच है जो सूडान के अंदर हो रहा है। मुख्तलिफ ग्रुप्स को ये बाकायदा से बाया फंडिंग बैक कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी प्रॉक्सीज को भी चलाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर डेमोक्रेसीज को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में ये बाकायदा से अपना रोल प्ले करते हैं। तो इनकी कोई अखलाकी, मॉरली कोई स्टैंडिंग कहीं पर भी हमें नजर नहीं आई। लिहाजा यूएई अब खुद को अलग कर रहा है ओपेक से, और अब यूएई यानी खुद तेल के हवाले से खुद बहुत सारे फैसले करेगा कि वो चीजें किस तरफ जाएंगी। ये बहुत बड़ी खबर है और उसके ऊपर दुनिया भर में तबसरे और तजिए और मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं। नाज़रीन, साथ साथ जो ब्लूमबर्ग की खबर है, ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये खबर बड़ी हैरानकुन है। ये खबर ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप, या फिर जो अमेरिका की मई के अंदर, नहीं जून में, गालिबन जून में 250वीं सालगिरह है, उसमें एक खास किस्म के पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिन पासपोर्ट्स के ऊपर डोनाल्ड जे ट्रंप की तस्वीर लगी हुई होगी। इससे पहले अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर उनकी हिस्ट्री की तस्वीर है, जब पहली दफा अमेरिकन झंडा लहराया और फिर अमेरिकन एक पोइम लिखी गई जो अमेरिकन नेशनल एंथम भी है, उनका कौमी तराना भी है। उन सब चीजों को हटाकर डोनाल्ड जे ट्रंप थैले की तस्वीर वहां पर मौजूद होगी कि थैला अमेरिका की पहचान है, या अमेरिका की संबल है, या अमेरिकन हिस्ट्री की, या अमेरिकन कंटेम्परेरी वर्ल्ड की, अमेरिकन मिलिट्री की, अमेरिकन उरूज की जो सिंबल है वो डोनाल्ड जे ट्रंप है, डोनाल्ड जे ट्रंप है, अमेरिकन थैला है। लिहाजा थैले की तस्वीर पासपोर्ट के ऊपर होगी। ये ब्लूमबर्ग है। ये बंदा नाज़रीन एक अजीबो गरीब किस्म के मेंटल फ्रेम से गुजर रहा है। ये तारीफें खुद करवाता है, ये पॉप से तारीफें करवाता है, ये मुख्तलिफ लोगों से, बल्कि ट्रंप ने ये खुद स्टेटमेंट दी थी कि मुझे अपने से कमतर लोग बड़े पसंद हैं, चूंकि वो पता नहीं क्या लिख करते हैं और वो मेरी तारीफें करते हैं और मेरी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और मेरी डोमिनेंस में आ जाते हैं। लिहाजा मैं हमेशा अपने से कम तरीन लोगों को अपने साथ रखता हूं ताकि वो मेरी तारीफें करते हैं। अभी अपने पासपोर्ट के ऊपर भी अपनी तस्वीर लगाने जा रहे हैं कि मेरी तस्वीर पासपोर्ट के ऊपर लगी। ये खास किस्म की ज़हनी कैफियत है। ये चंद नाज़रीन शोधे लोग होते हैं माशरों के अंदर, या फिर वो लोग होते हैं जो खौफनाक किस्म के एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, जिन्हें घर में कोई दूसरी दफा सालन डालकर नहीं देता। ये वो लोग होते हैं नाज़रीन जो इस तरह की शोधियां मारना चाहते हैं, या जो इस तरह से अपना, आप अंदाजा लगाएं, अब बरतानवी बादशाह वहां पर मौजूद है और बादशाह को ये बंदा जलील, लगातार बदतमीजियां, बादशाह के प्रोटोकॉल के धज्जियां उड़ाकर इस बंदे ने रखी हुई। बादशाह जिधर सलाम करता है, ये बादशाह के हाथ को ऐसे झटक के खुद सलाम करना शुरू कर देता है। ये बादशाह को कहता है मेरी मां को तुम्हारे ऊपर क्रश था, मेरी मां तुम्हें बड़ी पसंद करती थी, उसकी क्वीन उसके साथ मौजूद है। वो क्वीन भी बड़ी हैरान है, बादशाह खुद हैरान है, भाई ये क्या, ये तो धोती खोल रहा है। यानी अजीबो गरीब किस्म की इसने बातें शुरू कर दी हैं। फिर नाज़रीन जो स्टेट डिनर था वहां पर डोनाल्ड जे ट्रंप ने बादशाह को यह कहा कि अगर हम ना होते तो तुम लोग जर्मन जुबान बोल रहे होते, यानी दूसरी आलमी जंग में हमने तुम लोगों को बचाया था। बरतानवी बादशाह ये एक सेरेमोनियल पोजीशन है, ये एक एडवर्टीजमेंट है, ये एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है बरतानिया की जानिब से। और ये बात भी ध्यान में रखेंगे, ये नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है, मुकम्मल तौर पर नॉन पॉलिटिकल एंटिटी। लेकिन ट्रंप पहली दफा ऐसा हो रहा है कि वो बरतानिया के बादशाह को वल्नरेबल कर रहा है, वो उसे घसीट रहा, और पहली दफा उसने पॉलिटिकल स्पीच की है, तकरीर की है। जब ट्रंप ने यह कहा कि भाई हम ना होते तो तुम लोग जर्मन बोल रहे होते, तो बादशाह ने खड़े होकर कहा कि हम ना होते तो तुम लोग फ्रेंच बोल रहे होते। ट्रंप हंसना शुरू हो गया, दांत निकालने शुरू कर दिया, लेकिन ट्रंप को पता चल गया कि भाई ही मीन्स बिजनेस, और ये हमें एक तारीखी आईना दिखा रहा है कि हमारी औकात क्या थी, हमारी जड़ें क्या थी। इससे पहले एक हिस्ट्री का आईना ईरान ने इन्हें दिखाया था कि जब तुम लोग गारों के अंदर मौजूद थे, या तुम लोग अभी गटरों में छुपे हुए थे, तो हम रबी कॉन्स्टिट्यूशन, बबलोनियन एम्पायर, हम दुनिया को सबसे पहले सिविलाइजेशन, तहजीब, कानून, आइन हम लोग सिखा रहे थे। तो ये दूसरी दफा है कि जो बरतानवी बादशाह है उसने बाकायदा से ट्रंप को यह कहा कि भाई अगर हम लोग ना होते तो तुम लोग फ्रेंच बोल रहे होते। बहरहाल नाज़रीन, ये ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर एक तस्वीर शेयर की है, और उस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बंदूक उठाई हुई है, पीछे बाकायदा से आग लगी हुई है, और ट्रंप ने यह कहा कि भाई नो नाइस गाय, मैं नाइस गाय नहीं हूं, लिहाजा फौरी तौर पर ये डील करें मेरे साथ हार्मुज के ऊपर, नहीं तो भाई तबाही होने वाली है और बर्बादी होने वाली है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नाज़रीन बंद है, तेल की प्राइसेस ऊपर है, लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि तकरीबन 72 घंटों के अंदर 52 जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकले हैं, और उन्होंने अमेरिकन ब्लॉकेड से भी निकल कर गए हैं। अब जो 52 जहाज गए हैं उनमें से 31 जो टैंकर्स हैं ये तेल के टैंकर्स हैं, और ये ईरानियन तेल के टैंकर्स हैं जिन्होंने अमेरिकन ब्लॉकेड को बाकायदा से तोड़कर, उसे खत्म करके, उसे सबोटाज करके वहां से आगे गए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान की जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ईरान क्या करेगा। ईरान ग्राउंड्स को अपने को होल्ड कर रहा है, ईरान ट्रंप को बाकायदा से क्वेश्चन कर रहा है, ट्रंप की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहा है,
اور کسی بھی طور پر ایک ایسا پروپوزل نہیں لے کر آ رہا جو ٹرمپ کو سیف ایگزٹ دے دے یا پھر ڈونلڈ جے ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی یہاں سے ڈیل دے دے. اچھا ناظرین، خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ میسو بلڈ اپ مزید امریکہ کی جانب سے آبِ ہارموز یا مشرق وسطیٰ کے اندر جاری ہے اور یہ ایران کا گھیراؤ مزید مضبوط کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ایران کے پاس شاید 12 سے 20 دن رہ گئے ہیں جو تیل کو وہ سٹور کر رہے ہیں. ان کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 2 ہفتوں کی مزید رہ گئی ہے اور لیٹس سی ایران اس کے بعد کیا کرے گا. تو یہ مختلف خبریں جو کہ مشرق وسطیٰ سے آ رہی ہیں. بہرحال ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی پازیٹیو نیوز ہو آبِ ہارموز کے حوالے سے یا پھر ایران یا امریکہ کا جو تنازع حل ہونے کی طرف جا رہا ہو. ایک اور خبر یہ ہے کہ جرمن چانسلر کو، جس نے ٹرمپ کو یہ کہا تھا کہ بھائی ایران نے انہیں ذلیل کیا ہے، انہیں بھی ٹرمپ اب تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.